हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत आपकी बुक से जो है 8 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 25 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग आपका जो है क्लास 12 हिंदी में 25 नंबर जो है पक्का कराने वाले हैं। और यह टॉपिक आपके कौन कौन से होंगे तो मैं आपको अभी जो है बिल्कुल इनका जो है मतलब सभी का जो है सोल्यूशन करके बताऊंगा। यानी जितने भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपका यहां पर नंबर 1 पर आता है संधि पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब दोस्तों यहां पर आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में परेशान भी कर सकते हैं और आपको आसान भी लग सकते हैं, लेकिन यहां पर इनको पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको जो 8 टॉपिक को बिल्कुल आंसर के साथ बताने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यह एक लॉन्ग वीडियो आपका होने वाला है। तो यहां पर चलिए देखते हैं और 8 टॉपिक को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको देखिए इन पर प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये चीजें आपसे नहीं हो पाएंगी। अगर आप सोचे कि यार हिंदी ही तो है, हम लोग इसको जो है छोड़ दें, अन्यथा में लेकर आप चलें, तो यार हिंदी भी देखिए कभी कभी जो है आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर इस वीडियो को देख लेना। चलिए देखते हैं यहां पर जो आपका नंबर 1 यानी कि पहला जो टॉपिक आता है वह आपका आता है संधि पर जो आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें आपका 12th में देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। आप सभी जानते हैं 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है। अब इसमें आपको देखिए यहां पर प्रैक्टिकल तो मिलेगा नहीं, तो आपका 100 में से 100 नंबर का पूरा पेपर रहता है। इसमें आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका व्याकरण आता है वह आपका इसी प्रकार से आता है। जो आज के जो इस वीडियो में जो है पूरा व्याकरण ही हम देखेंगे। तो चलिए यहां पर मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर हम लोग पहले बात करते हैं संधि पर आधारित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं वह किस प्रकार से आएंगे, यानी कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वह कैसा होगा। तो यहां पर जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि मध्वरी, ठीक है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और यह आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, मतलब जो संधि पर आधारित प्रश्न होंगे वह आपके 3 नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, 3 नंबर के लिए आता है, माने कि 3 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से आपको तीनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यह आता है संधि पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए यहां पर आपका है कि मध्वरी का संधि विच्छेद है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका एक करेक्ट होगा और जो भी ऑप्शन आपका राइट होगा उसको क्या करना है आपकी जो कॉपी में, यानी कि जो जहां पर आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर हो तो जो आपकी कॉपी होती है उसमें आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से, और क्वेश्चन ये सब लिखना नहीं होता, बाकी इसका आंसर ही लिखना होता है। तो एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा जिसमें आपका जो है मैं ये तरीके बताऊंगा कि आपको कॉपी में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्द ही वह वीडियो आने वाला है, तो यहां पर चैनल को भी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मध्वरी का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका कौन सा होता है, तो यहां पर आपका हो जाता है मधुधन अरि। ठीक है, मैं आपको देखिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो यहां पर आपकी जो 3 ऑप्शन होंगे वह नहीं होगा, यानी कि मध अवारी और इसके बाद मधु अरि और यहां मधु अरि। ठीक है, तो यहां पर मधुधन अरि ये क्या होता है, मध्वरी का संधि विच्छेद होता है। तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें मध्वरी का, वह आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, मधुधन अरि, तो ये आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इस टाइप से आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, पहले इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, यानी जितने भी आपके टॉपिक होंगे, ठीक है 8 टॉपिक हैं, 8 के हम लोग यहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ताकि दोस्तों आपके डाउट भी क्लियर रहे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहां पर अगला आपका कह रहा है कि गायिका का संधि विच्छेद है, और जितने देखिए मैंने यहां पर लिए हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं, यानी कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग इनको जो है देख कर चलिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करके चलना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके अन्यथा के, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो गायिका का संधि विच्छेद क्या होता है, पहला आपका क्या है गे धन अका, ठीक है, इसके बाद है गए धन अका, इसके बाद आपका थर्ड है गए धन इका और चौथा है गा धन अका। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गायिका का संधि विच्छेद, वो आपका हो जाएगा यहां पर गए धन अका। ठीक है, यानी कि आपका गायिका क्या होता है, गए धन अका। तो आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा गए धन अका, ये आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गए धन अका आपका राइट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा कि उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो देखिए उपेंद्र यहां पर उपधन इंद्रा होता है इसका, ठीक है, यहां पर आपका गुण संधि होता है। तो देखिए यहां पर उपधन इंद्रा यानी आ और यहां पर ई मिलकर जो है ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जो आपका देखिए यहां पर उपेंद्र है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो आपका यहां पर देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर उपेंद्र है, उपेंद्र, तो यहां पर आपको इसमें क्या देखना है, यहां पर उपधन इंद्रा इसका होता है। तो यहां पर उपधन इंद्रा जब हो जाएगा तो ई आपका और आ इसका, ठीक है, इसमें आपका आ और इसका ई ये मिलकर क्या बना देते हैं, यहां पर आपका ए बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, यहां पर उपधन इंद्रा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, उपधन इंद्रा। तो उपेंद्र का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा उपधन इंद्रा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा आपका इसमें दोस्तों राइट होगा ये वाला, ठीक है, उपधन इंद्रा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पवधननम, ठीक है, पवनम मतलब कि यहां पर इसमें जो पवनम है इसका जो संधि विच्छेद होगा वह कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर पवनम, इसमें आपका पहला क्या है, पवधननम, इसके बाद है पवधन अनम और आपका थर्ड है पोधन अनम और नेक्स्ट आपका पाधन वनम। तो इसका जो पवनम का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा वह आपका होगा पोधन अनम, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा इसमें वह आपका राइट होगा, ठीक है। पोधन अनम क्या होता है, पवनम का संधि विच्छेद आपका हो जाता है। इसका 4 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हो गए इसके। और यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है आपका पावका, पावका का संधि विच्छेद है। इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर आता है पवधन अकह, नेक्स्ट आपका पाधन वकह और अगला है पावधन कह, ठीक है, पावधन कह। अब देखिए इसमें से क्या होता है, काफी सारे लोगों को यही लगता होगा कि जैसे यहां पर आपका हो गया पावका, अब क्या सोचेंगे कि यार ये पाव आपका इधर हो गया और कह मतलब कि यहां पर ये हो गया, तो क्या करेंगे, मतलब इसको जो है करेक्ट कर देंगे। तो मतलब यहां पर क्या होता है, ये बिल्कुल देखिए नहीं है, बिल्कुल आपका इस प्रकार से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए यहां पर यही चीज होती है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो यहां पर जो आपका पावका का होता है वो आपका हो जाता है पवधन अकह, ठीक है, क्या होता है, पवधन अकह। तो ये आपका औ और जो आपका आ है ये मिलकर दोनों क्या बन जाते हैं, यहाँ पर वा बन जाता है। तो इस प्रकार से पवधन अकह आपका ये बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका आंसर समझिएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद है, यहां पर पहला है महोधन उत्सव, इसके बाद है महाधन उत्सव और अगला है आपका महाधन ओत्सव, ठीक है, ओत्सव। इसके बाद है महोत्धन सवा, ठीक है, महोत्धन सवा। तो देखिए महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये होता है महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा ये वाला आपका महाधन उत्सव, इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका महाधन उत्सव। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि पित्राज्ञा, ठीक है, इसी प्रकार से एक आपका आता है मात्राज्ञा का। तो मतलब जो भी चीजें आती है तो इनमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफी बेहतर हो जाएगा, बाकी आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान से आते हैं, इतना कठिन भी नहीं आता। तो पित्राज्ञा का संधि विच्छेद कौन सा होगा, पहला आपका है पितृधन आज्ञा, ठीक है, यानी कि पिता की आज्ञा से। इसके बाद है आपका इसका मतलब होता है, और सेकंड है आपका यहाँ पर पितृधन आज्ञा और थर्ड है पितृधन राज्ञा, ठीक है, क्या है, पितृधन राज्ञा और चौथा है पित्राधन आज्ञा। तो देखिए यहाँ पर आज्ञा मतलब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्राज्ञा का, वो आपका इसमें जो होगा नंबर 1 ऑप्शन यानी कि पितृधन आज्ञा, ये आपको हो जाता है पित्राज्ञा, ठीक है। तो यहां पर हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पित्राज्ञा का संधि विच्छेद कौन सा होगा, पितृधन आज्ञा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आपके संधि में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका 3 नंबर के लिए आने वाला। इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, बाकी आप लोग और भी प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह आपके जो भी चीजें जहां से आप लोग स्टडी करते हो दिए हुए हैं तो उनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद नंबर 2 पर आपका जो टॉपिक आता है इसको भी हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो यहां पर आपका आता है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। दोस्तों ये टॉपिक आपका इस प्रकार से आता है, जैसे संस्कृत जो आपके कुछ वर्ड रहते हैं उनमें आपको जो है विभक्ति और वचन बताना होता है, ठीक है। जैसे यहां पर नंबर 1 पर है तो हम लोग इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको 10 वर्ड बताऊंगा, यानी प्रत्येक टॉपिक से मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, कुछ आपके क्वेश्चन बताऊंगा और उनका आंसर भी दूंगा, ताकि आपको जो डाउट है वह बिल्कुल ना रहे और एकदम आप अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से उनका आंसर दे सकें, ठीक है। यहां पर हम लोग हिंदी की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, और हिंदी की ही नहीं यहां पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारे सब्जेक्ट की तैयारी में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है कराने वाला हूं, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की जो है भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं, नंबर 1 पर आपका आता है
जगते, ठीक है। जगते दोस्तों देखिए यहां पर एक वर्ड है, संस्कृत का एक क्या है, यहां पर एक प्रकार से वर्ड है, शब्द है। अब इसमें क्या बताना है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और वहां पर बताना होगा इसका जो विभक्ति होती है और आप इसका ये कौन से वचन का है ये आपको बताना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट बता देता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। बाकी देखिए जगते जो होता है ये आपका चतुर्थी विभक्ति का होता है और एक वचन का वर्ड है, ठीक है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का यह शब्द है, ठीक है, जगते। इसके बाद यहां पर देखिए शब्द रूप धातु रूप आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको वही चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि राम के रूप हो गए, माता के हो गए, पिता के हो गए, नदी के हो गए, ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो इनसे आपके डाउट जो है काफी क्लियर रहेंगे कि किस प्रकार संधि और जो विभक्ति और वचन जो होते हैं कैसे निकाले जाते हैं, तो ये डाउट आपके वहीं से क्लियर होंगे। चलिए नंबर 2 पर आपका देखिए वर्ड कौन सा है, बताया गया कि आत्मना। आत्मना में आपका कौन सा विभक्ति होगा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर 2 पर आता है सरिते। सरिते जो आपका है यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। इसी प्रकार से नंबर 4 पर आता है राज्ञ। तो राज्ञ आपका है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो वर्ड आते हैं यानी कि ज्यादातर जो शब्द पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो सभी आपके देखिए यहां पर एक वचन से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा जो विभक्ति और वचन है वह आपके चतुर्थी और तृतीय और एक वचन से ज्यादा आते हैं। जैसे यहां पर नेक्स्ट 5वां कह रहा कि सरिति। सरिति में आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इसके बाद आपका यहां पर 6वां है सर्वस्मय, ठीक है, सर्वस्मयी। सर्वस्मयी में आपका कौन सा है, यहां पर चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। देखिए सारे एक वचन के इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक वचन के ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, बाकी आपको पढ़ना सभी को, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर आत्मनि। आत्मनि में आपका सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन है, ठीक है, ये भी आपका एक वचन का है। इसके बाद यहां पर 8वां है नामना। तो नामना में आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है और 9वां है आपका यहां पर सर्वेशाम, ठीक है। तो सर्वेशाम जैसे हम लोग राम के रूप पढ़ते हैं तो हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है रामस्य रमयो रामानाम, तो उसी प्रकार से यहां पर सर्वेशाम है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो है नपुंसक होता है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपका इसमें जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका विभक्ति वचन। और इसके बाद 10वां है आपका जगताम। जगताम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इस प्रकार से ये 10 वर्ड हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट, तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको अपने से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके आप लोग रखेंगे तो आपको इसी प्रकार सोल्यूशन के साथ सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है तीसरा। तो हमने यहाँ पर 2 टॉपिक देख लिए, अब तीसरा टॉपिक देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये भी दोस्तों आपका 2 नंबर के लिए आता है। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर आपका नंबर 1 पर है अविराम अभिराम, ठीक है, क्या है अविराम और एक आपका है अभिराम। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब वहां पर आपको यह बताना है कि जो अविराम और अभिराम, तो एक अविराम का क्या मतलब है और दूसरे जो अभिराम है इसका क्या मतलब है। तो यहां पर जैसे 4 ऑप्शन है, पहला क्या है लगातार और रुचिकर, मतलब कि यहां पर देखिए जो शुरुआत का है अभिराम उसका मतलब जैसे कि यहां पर आपका ये क्या ये होगा कि लगातार, और दूसरा जो अभिराम है क्या इसका मतलब रुचिकर होगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है। दूसरा है बिना रोके और सुंदर, इसके बाद है सुंदर और आकर्षक, और चौथा है अनवरत और आकर्षक। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका होगा नंबर 2, ठीक है। यानी कि जो एक अविराम है, अविराम का मतलब क्या होता है बिना रोके, मतलब विराम नहीं लेना, ठीक है, अविराम। आप लोग थोड़ा सा अर्थ को समझने की कोशिश करिए, वहीं से आप लोग उसका जो है आंसर जान पाएंगे। तो अविराम मतलब बिना रोके, और इसके बाद है अभिराम, इसका मतलब होता है सुंदर, मतलब बिना रोक के, ठीक है, बिना रोके और सुंदर, ये होता है अविराम और अभिराम का मतलब, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से दूसरा है आपका कह रहा कि अंश और अंश, इसमें आपका जो है साम्य अंतर है, ठीक है, यहां पर आपका साम्य अंतर है। तो यहां पर देखिए एक अंश का मतलब और दूसरे अंश का मतलब क्या होता है। पहला क्या है अंकुर और हिस्सा, दूसरा हिस्सा और अंकुर, तीसरा है कंधा और हिस्सा, और चौथा है आपका हिस्सा और कंधा। तो देखिए दोस्तों जो आपका अंश होता है एक अंश, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब होता है कंधा, और आपका जो दूसरा अंश ये आपका मतलब कि इन दोनों के सामने आपको डिफरेंस पता है, ठीक है, यहां पर डिफरेंस है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो एक अंश होता है इसका मतलब होता है हिस्सा, यानी कि आपका यहां पर अंश और अंश में यही फर्क है कि कंधा और हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन होगा तीसरा नंबर, ये हमारा इसमें होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनल और अनिल, ठीक है। तो अनल और अनिल इसमें क्या होगा इसी प्रकार से आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपका क्या है वायु और अग्नि, ठीक है। क्या आपका अनल का मतलब वायु होता है या आपका दूसरा जो अनिल है इसका मतलब अग्नि होता है। तो इस प्रकार से अग्नि और वायु, तीसरा है आपका पानी और आग,
आग और चौथा है आपका आग और हवा। तो देखिए दोस्तों अनल जो होता है ये आपका यहाँ पर अग्नि के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अनल का आपका हो जाएगा ये अग्नि, और अगर अनिल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वायु, ठीक है। तो यानी कि आपका अग्नि और वायु जो है इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अनल और अनिल का आपका अग्नि और वायु हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें जो है राइट होगा, यानी कि अग्नि और वायु। इसी प्रकार से चौथा है कह रहा कि भवन और भुवन, ठीक है। भवन और भुवन इनमें क्या फर्क है, तो देखिए पहला क्या है घर और संसार, दूसरा घर और संसार। यहाँ पर इसमें दोनों में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन वहां पर क्या हो सकता है, जैसे हमने लिखा पहले में घर और संसार, तो दूसरे में आपका आ सकता है संसार और घर, मतलब वर्ड आपको चेंज हुए मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपका पाताल और घर, और अगला है घर और आकाश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो घर और संसार होगा वह आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी आपका राइट होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमने इस प्रकार से लिख दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके जो है चारों आपके अलग अलग रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक भवन का मतलब क्या होता है, घर होता है। भवन मतलब ये जैसे हम लोग घर की पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है, भवन हो गया, गृह हो गया, गेह, आलय, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर जो है घर की पर्यायवाची होती है। सदन हो गया, तो मतलब यहाँ पर भवन का मतलब आपका घर होता है, और एक भुवन का मतलब होता है संसार, यानी भुवन की बात करें तो पूरे संसार की बात कर ली जाती है। तो मतलब यहाँ पर आपका भवन और भुवन में क्या डिफरेंस है, घर और संसार हो जाएगा इनका मतलब, यानी कि आपका ये दोनों में सूक्ष्म अंतर होगा। तो इस प्रकार से यह चार हो गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो पांचवा यहां पर देखिए कह रहा है कि आभरण और आमरण, ठीक है, आभरण और आमरण इन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है। चलिए इसमें पहले देखिए यहां पर आभरण का मतलब क्या होता है और आमरण का मतलब क्या होता है। पहला क्या है पोशाक और मृत्यु, सेकंड है आपका आभूषण और मृत्यु पर्यंत, दूसरा है मृत्यु और जीवन, और चौथा है आपका वस्त्र और आभूषण। तो देखिए जो आपका आभरण होता है दोस्तों ये आपका आभूषण के लिए होता है, और आमरण जो होता है इसका मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, ठीक है। आमरण मृत्यु पर्यंत मतलब कि मृत्यु के बाद, ठीक है। तो यहां पर आभूषण और मृत्यु पर्यंत आपका राइट आंसर होगा, आभरण और आमरण का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है सर और सर, देखिए यहां पर फिर से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार के वर्ड आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इन्हीं में आपको कंफ्यूजन हो जाती है। यहां पर भी आपका क्या है सा और सा में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। तो सर और सर का क्या मतलब है, पहला आपका है सिर और मस्तक, दूसरा आपका बाण और तालाब, तीसरा है आपका सिर और महोदय, और चौथा है तालाब और सिर। तो देखिए जो सर और सर में दोनों में सूक्ष्म जो अंतर है वह आपका होता है, एक सर का मतलब होता है बाण, ठीक है। यहां पर जो आपका ये पहला है जो से यहां पर आपका सिटी वाला सही से बोलते हैं, तो यहां पर आपका इसका मतलब है बाण, और एक सर का मतलब क्या होता है तालाब, ठीक है। तो यहां पर बाण और तालाब जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सर और सर में दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर सेकंड जो ऑप्शन होगा बाण और तालाब ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका सातवां है यहां पर टॉपिक कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कि प्रणय और परिणय। तो प्रणय और परिणय में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है। पहला आपका प्रमाण और परिणाम, दूसरे यहां पर है परिणाम और प्रमाण। इसी प्रकार से यहां पर अगला है प्रेम और विवाह, और चौथा है प्रेम और प्रयाण, ठीक है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा प्रेम और विवाह, यानी प्रणय का मतलब होता है प्रेम और परिणय का मतलब होता है विवाह। आपने शादी या विवाह में कहीं पर देखा होगा जहां पर लिखा रहता है जैसे परिणय, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है उसका मतलब विवाह। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद यहां से आपके जो है 3 टॉपिक समाप्त होते हैं। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 4 को। इसमें क्या होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब जैसे यहां पर आपका एक वर्ड है और इसके आपको एक से अधिक जो है इसके मतलब अर्थ बताने हैं, तो यहां पर अनेकों अर्थ हो सकते हैं, तो वही आपका होता है अनेकार्थी। जैसे पहला आपका है द्विज, ये जो भी मैं देखिए वर्ड आपको बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। यहां पर 2 आपके अलग अलग अर्थ हो गए। इसी प्रकार से नाग, इसका मतलब होता है सर्प और हाथी, ठीक है। इसके बाद है तीसरा आपका अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र और आकाश, मतलब एक आपका हो जाएगा वस्त्र के लिए और दूसरा आपका अर्थ हो जाएगा आकाश, ठीक है। तो यहां पर इसी प्रकार से अनेक अर्थ हैं, ठीक है, यानी कि एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। अब देखिए अगला कह रहा है कि अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और एक अर्क का मतलब ये आपका होता है मदार, ठीक है, जो कि आपका एक पौधा होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसके बाद है पांचवा कनक, कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब धतूरा, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, जब आपने दोहे पढ़े होंगे। तो इसके बाद यहां पर अगला है नंबर 6 काल का मतलब होता है, एक काल का मतलब मृत्यु और एक काल का मतलब होता है समय, ठीक है। समय की बात भी करी जाए तो वहां पर काल होता है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर हो गया। सातवां आपका है मित्र, मित्र का मतलब होता है शाखा, और एक मित्र का मतलब यहां पर आप सहयोगी, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपका अलग अलग अर्थ आपको बताना है।
इसके बाद है आठवां आपका पयोधर। पयोधर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है आपका बादल और एक होता है आपका नीरद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पयोधर का दो अलग अलग आपके इसके अर्थ हो गए। इसके बाद नौवां है आपका पतंग। पतंग का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य और पक्षी, मतलब कि यहाँ पर हमने तीन ले लिए, इनमें से तीनों का आपका देखिए अलग अलग है, लेकिन आपका इनका जो है एक मतलब अनेक अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से 10वां आपका वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग, आप सभी जानते हैं, और एक होता है आपका आकृति और एक आपका होता है अक्षर, ठीक है, और एक आपका होता है कभी जाति के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो मतलब यहां पर ये 10 आपके क्या हो गए अनेकार्थी, जो कि चौथा टॉपिक था। अब देखते हैं यहां पर 4 टॉपिक आपके समाप्त हुए, हमें देखना 8 टॉपिक। तो यहां पर आपका 5वां टॉपिक क्या है देखिएगा। 5वां टॉपिक क्या है आपका, तो 5वां टॉपिक कह रहा है कि अनेक यहां पर शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो अनेक शब्दों के लिए अब आपको यहां पर एक शब्द बताना है। इसका क्या मतलब होता है यहां पर देखिए, जैसे कि आपका पहला है कि जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके तो उसको एक शब्द में आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अकथनीय। क्या बोलते हैं, अकथनीय। तो यहां पर हमारा हो जाएगा अकथनीय, इसका आपका ये होगा आंसर। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट आपका यहां पर कह रहा है कि नंबर 2 कि जो कभी जन्म नहीं लेता। जो कभी जन्म ही नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अजन्मा। तो यानी कि आपका इसका हो जाएगा अजन्मा, ठीक है, ये हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला यहां पर कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो। इसको एक शब्द में आप लोग क्या बोलेंगे, तो जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, मतलब कि परमात्मा, ठीक है। व्यक्ति तो नहीं जान सकता देखिए सब कुछ, तो यहां पर आपका हो जाएगा जो है सर्वज्ञ, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका यहां पर चौथा, जीने की उत्कृष्ट इच्छा। क्या बोलते हैं, जीने की जो उत्कृष्ट इच्छा रखता है उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं, जिजीविषा। तो यहां पर लिखते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका जिजीविषा, ठीक है। ये होता है जीने की उत्कृष्ट इच्छा को क्या बोलते हैं, जिजीविषा। इसके बाद अगला है आपका यहां पर नंबर 5, कह रहा है कि जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको होता है नास्तिक। आप सभी जानते भी होंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। अब देखिए नास्तिक हो गया। अब अगला आपका टॉपिक है, कह रहा है कि समय से और कम खर्च करने वाला। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, वह समय से और मतलब कम खर्च करता है, ज्यादा मतलब पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब इधर उधर जो है खर्च नहीं करता, अच्छे से बचा के रखता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो है कम खर्च करने वाला हो, कुल मिलाकर संयम से, मतलब कि यहां पर एक नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर आपका ये संयम है, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मितव्ययी, ठीक है। संयम से और कम खर्च करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मितव्ययी, ठीक है। तो यहां पर आपको हो जाएगा इसका मितव्ययी। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अगला है आपका यहां पर 7वां, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है, दूसरों के सहारे चल रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा पराश्रित। क्या हो जाएगा, पराश्रित। सॉरी, ये आपका पराश्रित है, ठीक है। तो पराश्रित यहां पर आपका हो जाएगा इसका पराश्रित। अगला है आपका जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या कोई ऐसी वस्तु जिसके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अद्वितीय, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक, ठीक है, यूनिक। तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा अद्वितीय। हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर अद्वितीय हो जाएगा इसका, अद्वितीय, ठीक है। इसका हो जाएगा अद्वितीय। नेक्स्ट है आपका यहां पर कि जिसकी कोई सीमा ना हो। मतलब यहां पर ऐसा जैसे कोई व्यक्ति है या कोई मतलब कि ऐसी जगह है जहां पर कोई सीमा ही ना हो, तो उसको बोलते हैं असीमित, मतलब कि उसकी सीमा ही नहीं है। तो यानी कि इसका आपका हो जाएगा असीमित, ठीक है, असीमित। यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला, यहां पर 10वां आपका क्वेश्चन है कि 100 वर्षों का समय। तो इसको आप सभी जानते हैं क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी बोलते हैं 100 वर्षों के समय को। तो यहां पर दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है ये आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपको इस प्रकार से एक शब्द में उनका आंसर दे देना है, ठीक है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार से यहां पर 5 टॉपिक समाप्त होते हैं। अब देखते हैं यहां पर टॉपिक नंबर 6 को। तो इसमें क्या होता है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ये सभी क्वेश्चन देखिए 2-2 नंबर के लिए आएंगे, और 2-2 नंबर यार बोर्ड एग्जाम में काफी होते हैं। अगर एक नंबर भी कट गया तो काफी ज्यादा मतलब दुख होता है। तो एक भी आपका कटने नहीं पाएगा, सारे के सारे नंबर हम लोग लेकर आएंगे। तो यहां पर वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे यहां पर पहला है कि मेरे को विद्यालय जाना है। इसमें आपका कौन सी त्रुटि है, कौन सी गलती है, जो कि आपको यहां पर इस वाक्य को सही करके लिखना है। तो इसमें देखिए यहां पर आपका है कि मुझे विद्यालय जाना है, यानी कि मेरे को आपका इसकी जगह पर कर दिए मुझे, मतलब डायरेक्टली यहां पर थोड़ा सा इसमें गलती था, मिस्टेक था, तो हमने वाक्य को सही कर दिया। इसी प्रकार से आपका है कि राम और सोहन जाता है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मतलब इसको सही करके क्या लिखेंगे आप लोग, तो राम और सोहन जाते हैं, मतलब 2 लोग जा रहे हैं ना, एक तो जा नहीं रहा। तो यानी कि आपका इसमें त्रुटि थी पहले वाले में, तो हमने इसको सही करके लिख दिया, राम और सोहन जाते
हैं। तो इस प्रकार से आपको गलती पकड़ के वहां पर लिखना है, यानी कि यही आपका वाक्यों में त्रुटि है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका कि रविवार के दिन छुट्टी रहती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो रविवार छुट्टी का दिन है, इसका हम लोग सही कर दिए। और इसमें देखिए रविवार के दिन छुट्टी रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह भी सही है, लेकिन रविवार छुट्टी का ही दिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रविवार में कोई भी सरकारी विभाग हो, लगभग आपका स्कूल कॉलेज जो भी चीजें होती हैं मतलब कि बंद ही रहता है। ठीक है, चाहे बैंक की बात करें, कई सारी चीजें, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि रविवार जो है वह छुट्टी का ही दिन है। तो इस प्रकार से यहां से आपके ये 6 टॉपिक जो कंप्लीट हुए वाक्यों में त्रुटि मार्जन से संबंधित। अब देखते हैं यहां पर 7वां टॉपिक, और यहां से आपके जो है 25 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे, यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अब देखिए यहां पर 7वां टॉपिक है आपका लेखकों के जीवन परिचय संबंधित, यह 5 नंबर का आता है। इसमें आपको कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, तो लेखक जीवन परिचय में आपको यहां पर 3 जीवन परिचय पढ़ लेने अभी बिल्कुल आज ही। ठीक है, आज से ही आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। तो यहां पर 3 टॉपिक आपका, पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये 3 जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिए, 5 नंबर बिल्कुल आपका जो है पक्का हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से आपका 7वां टॉपिक है। और इसके बाद यहां पर 8वां टॉपिक है कवियों के जीवन परिचय संबंधित, और यहां पर आपको 3 जीवन परिचय इसमें भी पढ़ने हैं। कौन कौन सा, पहला आपको पढ़ना है यहां पर जयशंकर प्रसाद जी का कवियों में, और दूसरा महादेव वर्मा, और तीसरा आपको मैथिली शरण गुप्त, यानी 3 जीवन परिचय इसमें और 3 जीवन परिचय इसमें। तो यहां से आपका 5 और ये 5 मतलब 10 नंबर ये पक्का होगा। और दोस्तों आपको एक बता दूं एक बात, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि आपका यहां पर रस छंद और अलंकार जो होता है, ये आपके जो है एक ही वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व में आपका रस हो गया और यहां पर छंद हो गया, क्योंकि हिंदी की तैयारी, हिंदी में आपको जो है मैं 95+ बिल्कुल दिला के रहूंगा। तो यहां पर रस छंद और आपका अलंकार, यह तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में हम लोग को फुल सॉल्यूशन के साथ जो है समझने वाला है कि कौन कौन से आपको जो है पढ़ने हैं, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा जो है अच्छे टॉपिक में लाने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।